सोशल साइंस के 300 प्लस क्वेश्चन की महासीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपको हम 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आ सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और जितने भी वीडियो अभी तक आप और सब्जेक्ट का नहीं देखे हुए तो प्रत्येक सब्जेक्ट का देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिएगा, तो ही आपको आगे से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी आपको वीडियो मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और अंतिम तक 100 प्रश्न जो है वह कैसा आपका रह रहा है और कितने प्रश्न का आप जवाब दे पाते हैं। फटाफट आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका उत्तर बताइए। और जब हम आपको सही उत्तर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपने सही जवाब दिया है या फिर गलत दिया है। अगर आप गलत दिए होंगे तो सही से आप याद कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपने कितने सही प्रश्न का जवाब दिया है। वैसे बता दें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि यूरोप, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बुर्बो वंश का, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट उत्तर है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आगे से आने वाले सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो प्रश्न कह रहा है अगला कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी थे उनका जो संबंध था वो किस संगठन से था, आपको बताना है इसका उत्तर। तो बिल्कुल राइट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की कार्बोनरी से था। बहुत ही बढ़िया, आप लोग अच्छे खासे जवाब भी दे रहे हैं। गर्दा मचा देनी है आप सभी को, एग्जाम में परीक्षा में जब जाना है तो एकदम धमाल मचा देनी है, गजब का आप लोग को लिख करके आना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की ऑस्ट्रिया आता है। ये आप याद करके रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। फटाफट इसका आप जवाब देते रहिए, जिससे कि आपको अंदाजा लगे कि आपने सही जवाब दिया है या फिर गलत जवाब दिए हैं। भले ही आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप गेस करके आप जवाब जरूर दीजिए। यह लग सकता है आपको कि यही उत्तर होगा। आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और अंतिम में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने ईमानदारी पूर्वक कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है वह नियुक्त किया था, आपको ये चीज बतानी है। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया है, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी जो पेशे से क्या था, आपको ये बतानी है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक। तो देखिए जो गैरिबाल्डी था वो पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। जो जालबेरिन थी वह कैसी संस्था थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए जालबेरिन जो थी वह कैसी संस्था थी, तो वह व्यापारियों की संस्था थी, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया आपको क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं एक एक करके आप वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं, या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके सारी की सारी वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर एक भी वीडियो छोड़ते हैं तो फिर आपको काफी नुकसान हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। और यही सारी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएगी 100%, हम ये पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं। अगले जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है 9वां नंबर प्रश्न कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है वह किसने किया। रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन जो है वह किसने किया था, मेजनी ने या फिर हिटलर ने या फिर बिस्मार्क ने या विलियम वन ने। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था वो किसने किया था, तो वह किए थे बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट
की संधि कब हुई थी? जो फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी वो कब हुई थी आपको ये बतानी है। तो वह हुई थी 1871 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का डी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हो गया था वह कब हुआ था? तो देखिए वो हुआ था 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? जो अर्थ होता है रूस में जार का क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको बता देना चाहेंगे, आप सभी ये जानते भी हैं कि रूस का सम्राट होता है, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये केवल आपके इतिहास से ही सभी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके और भी सब्जेक्ट, ये एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं लगभग 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आते हैं, ये सबसे आपको लिया गया है। आगे आप धीरे धीरे जब जाइएगा आप पढ़ते रहिएगा तो टोटल इसमें क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया है ना। और यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो परेशान मत होइए, ध्यानपूर्वक देखिए, आपको उबना नहीं है। जब तक क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है तब तक आपको छोड़ करके नहीं जानी है। अगर छोड़ करके जाते हैं फिर आपको नुकसान हो सकती है, क्योंकि आपकी पढ़ाई हुई नहीं है और ये भी नहीं जानेंगे तो फिर आपको नुकसान होगी बाद में। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो आपको बता देना चाहेंगे हम कि इसका जो प्रयोग हुआ था वह सबसे पहले रूस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में जो है वो कौन जो था, जो यूरोपियन समाजवादी जो था वह नहीं था। तो इसका जो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा वह कार्ल मार्क्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है ना वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, मजा आ रहा है ना, सब किसी को मजा आनी चाहिए, गजब की तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए आप सभी को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सभी कैसे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीज मिल जाएगी, और मॉडल सेट जो है बहुत सारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? जो वार एंड पीस है वो किसकी रचना है ये आपको बतानी है। तो देखिए वार एंड पीस जो है वह आपको टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब हुई थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? नवंबर 1917। ठीक है, ये याद करके रखिएगा, फटाफट बताते रहिए, जब हम आपको बता रहे हैं तो आप मिला लीजिए कि आपने प्रश्न का सही जवाब दिया है या फिर गलत जवाब दिया है। अगला जो प्रश्न कह रहा है 18 नंबर प्रश्न कि लाल सेना का गठन जो हुआ था वो किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था आपको ये बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि लाल सेना का जो गठन हुआ था वो कौन किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि ट्रस्ट की हो जाएगा। अगला नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी, यानी कि कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी आपको ये बतानी है। तो देखिए लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? तो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में, यानी कि 1924 ईस्वी में क्या हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है प्रश्न कि ब्रेस्ट टोवेस्क की संधि जो होती है किन देशों के बीच हुई थी? और काफी इंपोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। आपको बता देंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि रूस और जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने और कब की थी आपको ये बताना है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है ना। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन आपको लेकर के आ रहे हैं, यानी कि हम आपको पता ही है कि 300 प्लस क्वेश्चन की महासीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिनको 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। मात्र आप 300 प्लस क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हैं और इसमें
के बाद जब हम इसके बाद से जब हम आपको क्या लेकर आते हैं, मॉडल सेट करा देते हैं, लगभग 10 मॉडल सेट, तो 10 मॉडल सेट और 300 प्लस क्वेश्चन की ये महासीरीज, बस इतना ही जान लेते हैं तो समझ जाइए आपका गजब का नंबर आएगा, एक भी % आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे खासे आप नंबर ला सकते हैं। और वैसे जितने भी हम आपको यहाँ पे वीडियो लेकर के आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर तरह की जानते ही हैं कि तैयारी हो रही है, जो सारी की सारी तैयारी आप कीजिए, है ना, अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह किस तिथि को जो क्या हुआ था, वह हुआ था, आपको ये बतानी है। तो देखिए ऑप्शन आप जो है वह देख ही पा रहे हैं कि ऑप्शन आपका क्या कह रहा है ना, थोड़ी सी जूम कर देते हैं, छोटा हो गया। चलिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑप्शन, है ना, और इस ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करनी है, बतानी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो हुई थी वो किस तिथि को हुई थी। तो आप बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन जो ए दिया गया बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था कब हुआ था, देखिए ये 1916 का हुआ था, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो प्रश्न बस यही कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो क्या हुआ था, वह पारित हुआ था। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह सितंबर 1920 कलकत्ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सितंबर 1920 कलकत्ता। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था। प्रश्न देखिए कह रहा है, एक बार सुन लीजिए कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, ये आपको बतानी है। तो देखिए इसका भी बिल्कुल राइट उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि 1920 ईस्वी क्या चीज, तुर्की। क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी तुर्की, यानी ऑप्शन जो ए होगा भाई बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, ये आपके इसके बारे में आप पढ़े हैं, और जब हम आपको सब्जेक्टिव टाइप वीडियो कराए हैं और करा रहे हैं उसमें आप भी आपको ये क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि ये आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाता है, यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है उसमें भी एक प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है। तो बता दें इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि 1930 ईस्वी किसी दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। ठीक है, किसे दांडी यात्रा से शुरू हुई थी, ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो काफी इंपोर्टेंट देखिए क्वेश्चन हो जाता है जब आपके एग्जाम के वैल्यू से यदि हम बात करते हैं, एग्जाम के बारे में यदि बात करते हैं तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है, और क्वेश्चन का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा कि 1929 ईस्वी लाहौर। 1929 क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा, ये आप याद करके रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट कर लेते हैं कि समय ना लगे और आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है अगला कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की स्थापना जो थी कब और किसने की थी। फटाफट पहले तो लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए, जो स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं प्लीज इतना छोटा सा आप काम जरूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको फायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आगे से आने वाली सभी का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। समय आपके पास बहुत ही कम है और जो भी समय बचा हुआ बहुत ही अनोखा समय बचा हुआ है। अगला जो प्रश्न कह रहा था इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको फटाफट बतानी है। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न जो है हम सभी क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है वह दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, आपको तो पता ही है कि वल्लभ भाई पटेल को क्या दी गई है, सरदार की उपाधि दी गई है। तो किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो वह दी गई थी बारदोली आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह काफी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। जो रंपा विद्रोह है कब हुआ था आपको ये बतानी है। 30 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि 1916। क्या हो जाएगा, 1916 हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगले देखिए प्रश्न कह रहा है, आपको ठान लेनी है जब तक 100 प्रश्न नहीं समाप्त होता है तब तक आपको वीडियो को छोड़ करके नहीं जानी है। जाइएगा, नुकसान होगा आपका, फिर आपको पछताना पड़ेगा। एग्जाम में जाकर के बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा मुसीबत आपके पास ना हो। और कॉपी कैसे चेक की जाती है उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि अंदाजा लगे, आपको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा उससे देख करके आपको। चलिए, ये हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं एक वीडियो को। चलिए, प्रश्न कह रहा है उस वीडियो को कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा जो देश है वो आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न जो है वह कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो ध्यान से याद करिए। और जितने भी इसमें प्रश्न हैं ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप ध्यान से बस इसे रट लीजिए, जितने भी हम आपको वीडियो लेकर के आ रहे हैं सारी की सारी यदि आप वीडियो देखते हैं तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि कंबोडिया। क्या हो जाएगा, कंबोडिया। आप मिलाते जाइए कि आपने सही जवाब दे रहा है या गलत दे रहे हैं। चलिए, अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो थे वह प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन जो सी हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा पुर्तगाली। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो देखिए वो कोलोन कहे जाते थे, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। जो नरोत्तम सिन्हानुक तो थे वह कहाँ के शासक थे, ये आपको ये बताना है कि वियतनाम के थे, लाओस के थे या थाईलैंड के थे या फिर कंबोडिया के थे। कहाँ के थे आखिर में आपको ये बताने हैं, तो देखिए वह कंबोडिया के थे, कंबोडिया के, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस। क्या प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम जो है वह किसने लिखा हुआ था, तो आपको बता दें इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि फान बोई चाओ, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा फान बोई चाओ। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वह कौन से समझौता के नाम से जाना जाता है या किसके नाम से जाना जाता है। फ्रांस मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले जो समझौता वह किस नाम से जाना जाता है, तो इसका भी जो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि हनोई समझौता, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। और ऑप्शन आप देख रहे हैं कि रसेल थे या फिर हो ची मिन थे या नरोत्तम सिन्हानुक थे या फिर रूसो थे। कौन थे आपको ये बतानी है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह रसेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे, तो आपको बता देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय जो थे वह कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा निक्सन थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा निक्सन। और आप हमें जरूर ये बताइएगा कि अभी फिलहाल में जो है वह अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वह कौन बने हुए हैं। फिलहाल में आप हमें जरूर टाइप करके बताइएगा, देखते हैं कि कौन कौन से बच्चों का जो है इस प्रश्न का जवाब सही आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। जो हुआ आंदोलन था वह किस प्रवृत्ति का, क्या वह क्रांतिकारी था या धार्मिक था या समाजवादी समर्थक था या फिर क्रांतिकारी धार्मिक था, मतलब कि किस तरह का था ये आपको ये बताना है। तो देखिए वो जो था वह क्या था कि वह क्रांतिकारी धार्मिक था, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया वह क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है वह प्रश्न है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र
कहा जाता है, क्या वह सेवा क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है या फिर औद्योगिक क्षेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आखिर क्या है? तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि वह कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है आपको, तो ये कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कौन से देश में है, तो आपको तो पता ही कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। आप भी जानते हैं कि जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहता है, विकसित देश कहलाता है, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। इनमें से जो है वो कौन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो देखिए इसमें से जो है बिहार को हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि बिहार जो क्या है एक पिछड़ा है, पिछड़ा राज्य में शामिल होता है। जो हम लोग का बिहार राज्य है ये पिछड़े राज्य में क्या हो जाती है, घोषित हो जाती है। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर देखिए प्रश्न जो है एक बार है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो कौन है, निम्नलिखित में से जो आपको दिया गया तो वह है आपका क्या चीज, मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बनाए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सबसे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी परीक्षा के वैल्यू से, परीक्षा के माध्यम से। प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, मतलब भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो कब कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब कहिएगा कि सर पहले अप्रैल नहीं पहले मार्च आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले अप्रैल से शुरू होकर के मार्च तक, यानी कि आपको क्या कब खत्म होता है, 31 मार्च तक, और 31 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल आता है। तो उसी तरह से चलता है 1 अप्रैल से लेकर के कब, तो 31 मार्च तक, इसलिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 48 नंबर प्रश्न। और प्रश्न जो है वह कह रहा है हम सभी का कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़, बिहार या हरियाणा या फिर गोवा, इसमें से कौन है जिसका प्रति व्यक्ति है जो आय है वह सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर के लिए हम बात करते हैं तो लगभग इस प्रश्न के अनुसार आपका हरियाणा जो होगा वह हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बिहार को तो जानते हैं ये पिछड़ा है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न के लिए हम बात करें तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। लेकिन बिहार में यदि बात करते हैं तो देखिए जो आपका पटना जिला है उसका सर्वाधिक जो है वो अधिक है, यानी कि अधिक है प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन जो ए नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न जो हम सभी क्या कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। जो उत्पादन एवं आय है वो गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यापारिक है या फिर तीनों है, ये क्या है। तो देखिए ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर जो होगा बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो हम सभी का अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। जो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया, फोर्ड मोटर्स दिया गया, पतंजलि दिया गया है, पार्ले दिया, कोका कोला दिया गया है, इसमें से जो कौन है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि और इसमें का आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर, जो पतंजलि दिया गया है, यानी कि बाबा रामदेव का जो ये प्रोडक्ट है पतंजलि वो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी में नहीं आता है, यानी ऑप्शन जो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी के बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को, थम्सअप के बारे में आप जानते होंगे जो आप कोका कोला का ब्रांड पीते हैं, पेप्सी, क्या कह रहा है कि पार्ले समूह के, ये कौन सा समूह का था, पार्ले का, जो पार्ले बिस्कुट आता है ना, बिस्किट आता है, कह रहे कि पार्ले समूह के थम्सअप, यहाँ पे थम्सअप होगा, ऑम्स लिखा गया, थम्स होगा, थम्स,
थम्स अप होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार ले गया, मिस टाइप हो गया है। कह रहे कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, है ना। तो आपको पता है कि अब जब भी आता है थम्स अप आता है तो किसके नाम से आता है, पेप्सी आता है ना, थम्स अप किस क्या नाम से आता है, कोका कोला का नाम से आता है। तो यानी कि कोका कोला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, है ना। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि 1986 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन की बात करते हो, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या फिर 22 मार्च। कब मनाया जाता है आपको ये बतानी है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है वह क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर वो क्या है, तो वह है पूरे 1800 फिर 11 और पूरे 4000, ये आपका है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, यानी ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग शुद्धता, जो स्वर्ण भूषण होता है यानी कि जो सोना वगैरह होते हैं, उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ ये बहुत ही शुद्ध है, ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा ब्रांड की है, उसको किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उसको बता दें आपको कि वह जो है वह किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है आपका हॉलमार्क का। हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क का, यानी ऑप्शन जो बी है उस पर हॉलमार्क का क्या होता है, ये लगा दिया जाता है, वो इसी से पहचान की जाती है। तो इसका क्या हो जाना, मतलब कि आवश्यक होना चाहिए हॉलमार्क का, यानी ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से क्या हो, कम हो, तो जो है वो उपभोक्ता, यहाँ पे होगा 5 लिखा है, उपभोक्ता शिकायत अपना जो है वो कहाँ करेगा, तो शिकायत कहाँ करेगा। ठीक है, तो देखिए वो शिकायत जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, तो राज्य आयोग के पास किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, वह राज्य आयोग के पास करेगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण जो है उसका क्या अर्थ होता है, आखिर में क्या अर्थ होता है, तो देखिए उसका अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, है ना, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन जो शुल्क लगता है, जैसे कि ये शिकायत करने जब जाते हैं तो जो शुल्क लगता है वो कितना शुल्क लगता है आपको ये बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी की, इनमें से जो दिया गया है आपका इसमें से कोई भी नहीं लगता है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है प्रश्न कि सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार भारत की औसत जो है वह प्रति व्यक्ति आय जो है वह कितनी थी। सन 2008 से लेकर के कब, 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वह कितनी थी, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25.494 रुपए, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, जैसा कि आपको बताए थे कि सभी आपके बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए तो क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, आपको ये बतानी है। तो देखिए कोयला की बात करते हैं तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ये आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि पुनः जो है पुनः युग जो है, यानी कि पुनः उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन जो बी दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि तटरेखा से कितनी किलोमीटर की सीमा
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वह किससे है। डाकू की अर्थव्यवस्था के संबंध जो है वह किससे है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी से, कि संसाधन के विदोहन से। किससे है, संसाधन के विदोहन से, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है वह क्षेत्र तक संपदा निहित है, आपको ये बतानी है। 65 नंबर प्रश्न का जवाब तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की 19.2 किलोमीटर। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। जो पेट्रोलियम है वह पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको ये बतानी है। तो आपको बता देना चाहेंगे इसमें का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए की अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है हम सभी का कि निम्न में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नंबर कि जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन बी आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है, तो है रेगुर मृदा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है, आपको इसका जवाब देनी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की राजस्थान। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न कहता है वह कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में जो है क्या चीज है प्रचलित है, ये आपको ये बतानी है। देखिए सोपानी कृषि के लिए बात करते हैं तो उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि पंजाब में भूमि निग्रीकरण का मुख्य जो कारण है वो क्या चीज है। फटाफट आप सभी बताइए, थोड़ा सा हम पानी पी लें। चलिए तो बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा निम्नीकरण का जो मुख्य ये है कारण है वो हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टाइप हो गया है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी जो मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, आपको ये बतानी है। ऑप्शन कह रहा है कि लाल या फिर जलोढ़ या फिर काली या फिर पर्वतीय। तो देखिए इसका उत्तर के लिए बात करते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका काली मिट्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण जो हो चुका है ना। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है वह क्षरण हो चुका है, आपको ये बतानी है। तो लगभग में आपको बतानी है और इसमें का ऑप्शन आपका दिया गया है, तो आपको बता देना चाहेंगे किसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी नंबर कि लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, और काफी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न है, इसे याद करके आप जरूर रखिएगा। अगले तो इस का आंसर बता दिया आपको, मिला लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एड्रीन। क्या हो जाएगा, एड्रीन हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जो है वह किसने जो क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था, ये आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की पंडित नेहरू ने किए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल जो है वो उसका कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में क्या चीज है, निहित है। तो इसका यदि हम सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी नंबर कि लगभग जो है वह 96.5%, यानी ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण
के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, मतलब बहुत ही ज्यादा संख्या में, बहुत ही ज्यादा क्षेत्र में अगर जल की उपस्थिति हो जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी तो पता है कि इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर बी नंबर हो जाएगा। इसे हम लोग इसलिए हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। अगले नंबर दिए हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है वह बढ़ चुका है? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में लगभग कितनी प्रतिशत जल की मात्रा जो होती है क्या होती है? निहित होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि लगभग 65%, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा लगभग सही उत्तर होगा। सही क्या? लगभग क्या सही उत्तर होगा, है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न कह रहा है वह प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जो भाग है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गया है, जनसंख्या जो भारत में क्या करती है? निहित है या भारत में निवास करती है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि लगभग 16। विश्व की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि बैंक एक उदाहरण है। बैंक जो है किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र या फिर उपयुक्त तीनों की? बैंक किसकी जो है वो उदाहरण है? तो बता देना चाहेंगे आपको, जो बैंक की यदि हम बात करते हैं तो बैंक हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या नंबर? सी नंबर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? आर्थिक जो विकास है, आर्थिक एवं मौद्रिक जो विकास है वह एक दूसरे के क्या है? तो देखिए यह एक दूसरे के क्या चीजें? पूरक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चलिए 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंतर है या कोई भी अंतर नहीं है, या कोई भी अंतर भी कभी अंतर भी और नहीं भी, या उपयुक्त कोई नहीं, इनमें से क्या होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि कोई अंतर नहीं है। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि सतत विकास है, यह और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्रश्न की सतत विकास जो है वो इनमें से क्या चीज है? तो देखिए सतत जो विकास है वह है आपका अपने तथा आने वाले संपत्ति का, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो एक कार्यक्रम है जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, पंचायती स्तर का या फिर विश्व स्तर का? लेकिन पंचायती की जगह पे प्रांतीय स्तर लिखा गया है, इसे आप देख लीजिएगा। तो आपको बता देना चाहेंगे जो नरेगा है इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी नंबर की राष्ट्रीय स्तर का। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, यानी कहने का मतलब हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, कौन से देश में है? तो भारत में ही है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगले नंबर प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष की हम बात करते हैं, है ना, उसके अध्यक्ष जो है कौन होते हैं योजना आयोग के? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। और आज के प्रधानमंत्री कौन है आप हमें नीचे में कमेंट में जरूर बताइए प्रधानमंत्री का नाम, कि प्रधानमंत्री आज के कौन है, और वही जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो आप फटाफट बताइए कि आज के प्रधानमंत्री कौन है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं उससे सदस्यों की जो संख्या की बात की जाती है तो उसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो इसको होती है लगभग 8 होती है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर जो दिया गया वह करेक्ट होगी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक जो मुद्रा है इसमें से कौन है? एटीएम है, फिर ड्रॉप्ड है, चेक है, उपयुक्त तीनों है। तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो प्लास्टिक मुद्रा का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो एटीएम हो जाएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म एटीएम का आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एक एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं जिससे कि आपको अंदाजा लगे और आपको अनुभव हो, ठीक है, और भी चीज के बारे में। तो बताइए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट से जो स्टूडेंट सही बताएंगे उनको हम लाइक करेंगे, दिल से लाइक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आय एवं
सॉरी, आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आय एक परिश्रमिक है जिसे अपने कार्य के बदले पाता है। क्या है वो? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या उपयुक्त, तीनों। क्या चीज है इसमें से आपको ये बतानी है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये तीनों है। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र है। भारत जो है वह किस प्रकार का एक राष्ट्र है, आपको ये बतानी है फटाफट से कि भारत एक राष्ट्र है। ऑप्शन की बात करते हैं तो अविकसित, विकसित, पिछड़ा या फिर विकासशील। तो देखिए भारत जो है वह विकासशील है, यानी अभी जो है विकास कर रहा है, ये विकसित नहीं हुआ है ना, और अविकसित भी नहीं है। भारत की यदि बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो ना तो विकसित हुआ है और ना अविकसित है ना, ये क्या है? विकासशील है, यानी कि विकास के प्रगति में विकास ये कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगले प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि श्रम का परिश्रमिक क्या होता है। श्रम का परिश्रमिक क्या होता है? आपका ये अर्थव्यवस्था का ये से बुक से है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? फटाफट आप सभी बताते रहिए। जब आपको सही उत्तर बता रहे हैं हम, आप तो मिला जरूर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की श्रम का परिश्रमिक क्या है? डी नंबर मजदूरी है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पूंजी का परिश्रमिक जो है क्या है। पूंजी का परिश्रमिक क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो मिलान करने वाला आता था, लेकिन अब तो मिलान करने वाला आता नहीं है और क्वेश्चन ये मिलान करने वाला भी है और वहीं से उठाया जाता है प्रश्न। अब तो केवल आपको क्या करना आता है? टिक करने वाले, गोला लगाने वाला आता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिए, ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो पूंजी का परिश्रमिक आपका ब्याज है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि का परिश्रमिक जो है क्या है। अब भूमि के परिश्रमिक की बात करनी है कि लगान है, फिर ब्याज है, वेतन या फिर लाभ है, आपको ये बतानी है। तो देखिए भूमि का परिश्रमिक की यदि हम बात करते हैं तो वह लगान है ना, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरीबी को जन्म देती है। सॉरी, गरीबी जो है वह गरीबी को जन्म देती है। यह कथन जो है वह किनका है? आप सभी बताइए, आप पढ़े होंगे। तो देखिए कथन की बात करते हैं तो ये कथन मार्शल जी का है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण दर या फिर प्रति व्यक्ति आय या फिर सेवाओं का मूल्य या उपयुक्त, तीनों इनमें से क्या होती है? विकसित जो राज्य होते हैं उनमें। तो देखिए जो विकसित राज्य होते हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय जो होती है वह अधिक होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। जो राष्ट्रीय आय होती है उनके अंतर्गत जो है वह क्या शामिल है, इसमें से आपको बताना है। तो उसके अंतर्गत जो शामिल है वह है वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न में सभी क्या कह रहा है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के जो अंतर होता है उसे हमें क्या कहते हैं? क्या उसे हमें प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या फिर हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको ये बतानी है। तो उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। जो राष्ट्रीय आय होता है वो समतुल्य होता है। किससे समतुल्य होता है? तो वह होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग की, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न आपका 100 प्रश्न आपका हुआ समाप्त। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा, जिसमें आपको 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से लगातार आपको क्या कराया जाएगा? मॉडल सेट, है ना। चलिए, तो ये प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, क्या शामिल है राष्ट्रीय की धारणा में? तो वो आपका जो शामिल है ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आप देख रहे हैं, केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या केवल सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, या तीनों। तो ये तीनों है, यानी ऑप्शन डी। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन या मंटू सर लिख सकते हैं, तो भी आपको ऐप मिल जाएगी। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों का हेल्प हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी वीडियो अभी तक नहीं देखे प्लीज़ जरूर दिखिएगा, नहीं तो आगे से आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी, आपको पछताना पड़ सकता है।